नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल तक्षशिला पर स्वागत है। आज हम 1909 के अधिनियम से शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेंगे। दरअसल 1858 तक जो है कंपनी शासन करती है। 1858 का जब एक्ट लाया जाता है तो उसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार संपूर्ण शक्तियां जो है वो सम्राट को दे देती है। यानी कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। तो 1853 तक जो चार्टर एक्ट लागू किए गए थे उन्हें चार्टर एक्ट कहा जाता है। और 1857 की क्रांति के बाद में, जैसे 1858 का है, 1861 का है, तो ये जो लाए गए थे वो अधिनियम कहते हैं। जैसे 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि चार्टर और अधिनियम के अंदर क्या फ़र्क है, इस बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साथियों, जब 1858 का एक्ट लाया जाता है उसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में शासन करती है। और हम सब जानते हैं कि ये एक व्यापारिक कंपनी थी और इसने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति ली थी और इनको 15 वर्षों के लिए अनुमति दी गई थी। वो अनुमति केवल और केवल व्यापार के लिए दी गई थी। बाद में ये कंपनी भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करती है और राजनीति भी करने लग जाती है। तो इस प्रकार ये व्यापारी कार्य भी करने लगती है और राजनीतिक कार्य भी करना शुरू करती है। अब व्यापारिक कार्यों के लिए उन्होंने तो पहले से ही अनुमति ले ली थी और वो अनुमति इनको 15 साल के लिए दी गई थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। उसके बाद में हर 15 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर उस समय अवधि को आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार कंपनी व्यापारिक कार्य बड़ी सुगमता से जो है कर रही थी। लेकिन जब कंपनी ने राजनीतिक कार्य शुरू किए तब उसने ब्रिटिश सरकार से पुनः अनुमति ली। और जब ब्रिटिश सरकार ने उनको अनुमति दी, यानी कि उनको अधिकार दिया कि आप भारत में शासन कर सकते हैं, और ये जो अधिकार है वो दिया था 20 वर्षों के लिए। 20 वर्षों के लिए प्रारंभ में ये अधिकार दिया गया था कि आप भारत में क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो इन 20 वर्षों के लिए जो उन्होंने एक्ट लगाया था, एक्ट जो है, एक्ट के द्वारा जो अधिकार दिए थे कंपनी को, उसे क्या कहता है, उसे चार्टर कहा जाता है। चार्टर का जो हिंदी अनुवाद है वही क्या है, अधिकार पत्र है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राजनीतिक कार्य करने के लिए अधिकार दिए थे उन्हें ही हम क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। अब ये जो चार्टर दिए गए थे, यानी कि जो अधिकार पत्र उनको दिया गया था, वो दिया गया था 1853 तक। उसके बाद में उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया और फिर 1858 के अंदर क्या हो जाती है, उनकी कंपनी का शासन का अंत हो जाता है। और शासन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कौन संभालता है, ब्रिटिश सरकार संभालती है। यानी कि 1858 के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक कार्य कर रही थी और उनको जो अधिकार दिए जा रहे थे उन्हें हम कहते हैं चार्टर एक्ट।
यानी कि ये चार्टर एक्ट 1853 तक दिए गए। और जब 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद में 1818 का अधिनियम लागू किया जाता है, 1858 का, तब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद में सत्ता आ जाती है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के पास में। अब ब्रिटिश सरकार को तो किसी अनुमति की आवश्यकता है नहीं, वो तो खुद ही अनुमति देने वाली है। इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाद में जो भी एक्ट लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधिनियम कहा जाता है। जैसे 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है। तो इस प्रकार चार्टर एक्ट में और अधिनियम के अंदर ये फर्क है। यहाँ से कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 1909 के अधिनियम की। भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909, इसका एक अन्य नाम भी है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जो भारत सचिव होते हैं वो होते हैं मार्ले, और जो मिंटो है वो उस वक्त वाइसराय होते हैं। इन्हीं की सहमति से भारत शासन अधिनियम 1909 को लाया जाता है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि मार्ले जो है उस वक्त कौन थे, भारत सचिव थे, और जो मिंटो है वो उस वक्त कौन थे, वो वाइसराय थे। 1909 के अधिनियम को लाने का जो प्रमुख कारण था वो था भारत के अंदर जो बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद है उसको किसी भी तरीके से कम किया जाए। इसके लिए एक समिति का निर्माण किया जाता है और वो समिति अपने जो परामर्श देती है उस परामर्श के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1909 को लाया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उन्हें हम देख लेते हैं। इसके तहत केंद्रीय परिषद केंद्रीय विधान परिषद, जिसके बारे में हमने 1853 के अधिनियम में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसके विधायी कार्य को अलग करके एक संस्था का निर्माण किया जाता है, वो विधान परिषद है, और विधायी कार्य इस विधान परिषद को सौंप देते हैं। तो इस केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने व अनुपूरक प्रश्न पूछने का
अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि ये बजट पर जो है विचार करने का, विचार विमर्श करने का, चर्चा करने का और अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है अधिकार दिया जाता है। पहले जो बजट का जो निर्माण है वो गवर्नर करता था। गवर्नर जो है क्या करता था, बजट का निर्माण करता था। अब बजट कैसा होगा, उसका निर्माण कैसे होगा, किन मदों पर जो है खर्च किया जाएगा, सब कुछ जो है गवर्नर पर डिपेंड था। गवर्नर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता था और गवर्नर के द्वारा जो बनाए गए बजट हैं उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर सकता था। इस प्रकार भारतीयों का इस बजट पे कोई अधिकार नहीं था, न इनका बजट पे नियंत्रण था। इसलिए 1909 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, इसको इन बजट पर क्या करने का अधिकार दिया गया, चर्चा करने का अधिकार दिया गया। फिर इस बजट को इस विधान परिषद में रखा जाता और उस पर विचार विमर्श होता। दूसरा, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्य बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये प्रावधान किया गया। यहाँ पर प्रश्न आता है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो वो 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था। दूसरा जो मुख्य प्रावधान है वो है सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर जो है भारत में राष्ट्रवाद को कम करने के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर जो है द्वेष भावना को फैलाया गया। ये उस समिति का जो है मुख्य परामर्श था। तो इसके आधार पर जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों को क्या किया गया, अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। कैसे, इनको जो है दो प्रकार से जो है आरक्षण दिया गया। एक, इनके लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखे गए। और दूसरा, इनको मताधिकार भी दिया गया। और वो कैसा था मताधिकार, पृथक मताधिकार था। इसका अपन अर्थ समझ लेते हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये मतलब है कि जैसे कोई निर्वाचन क्षेत्र है और वो मुसलमानों के लिए जो है आरक्षित कर दिया गया है, तो वहाँ पे जो उम्मीदवार होगा वो उम्मीदवार कौन होगा, वो कोई ना कोई मुसलमान ही होगा। अब उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो मतदाता होंगे वो सारे के सारे मतदाता इस उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। केवल जो मुस्लिम मतदाता है वही इन्हें क्या देंगे, अपना मत प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब है पृथक मताधिकार। यानी कि जो मुस्लिम मतदाता है वही क्या करेंगे, इस मुस्लिम उम्मीदवार को क्या करेंगे, वोट करेंगे। इस आधार पर सांप्रदायिक आधार पर क्या किया गया, मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो वो 1909 का अधिनियम है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहते हैं, 1909 के अधिनियम को, या 1919 के अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को,
1891 के अधिनियम को? तो यहाँ पे आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो यहाँ पे सिंपल सा उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत शासन अधिनियम 1919 इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ये सेम 1909 के अधिनियम की तरह ही है। उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते थे, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है जब प्रश्न आता है कि मॉन्टेस्क्यू सुधार अधिनियम किसे कहते हैं, तो वो 1909 और 1919 के अधिनियम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपन को यहाँ पे क्लियर याद रखना है, ये सेम वैसे ही है जैसे जो मार्ले है वो उस वक्त भारत सचिव थे, उसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू है यहाँ पर क्या है, भारत सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड है वो वाइसराय थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसके तहत जो मुख्य प्रावधान किए गए थे उनमें से पहला मुख्य प्रावधान है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया गया। साथियों, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया गया था। ये जो विधान परिषद है इसका निर्माण हमने पहले पढ़ा है कि 1853 के अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन होता है। यहाँ पर जो ये विधान परिषद होती है उसको दो सदनों में बांट देते हैं, एक राज्य परिषद और दूसरा विधानसभा। जो ये राज्य परिषद होती है वो उच्च सदन है, जैसे राज्यसभा के समान है। वर्तमान में जिस प्रकार राज्यसभा है उसी प्रकार उस वक्त राज्य परिषद का गठन किया गया था। ये एक स्थायी सदन था। और दूसरा जो सदन है वो है विधानसभा। वर्तमान में लोकसभा की भांति उस वक्त विधानसभा थी। ये निम्न सदन है। तो इस प्रकार केंद्र के अंदर जो विधान परिषद थी उस विधान परिषद को दो सदनों के अंदर बांट दिया गया, यानी कि द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया गया था। दूसरा जो मुख्य प्रावधान है
इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान परिषद का गठन किया गया था और इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत जो दूसरा मुख्य प्रावधान था वो था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन का मतलब होता है जब एक ही शासन व्यवस्था में सत्ता के दो केंद्र स्थापित हो जाते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। प्रांतों के अंदर यानी कि केंद्र के अंदर जितने भी विषय थे उन विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक केंद्रीय विषय और दूसरा विषय था प्रांतीय विषय। कहने का मतलब है केंद्र सरकार के विषय अलग कर दिए गए और प्रांतों के विषय अलग कर दिए गए। केंद्र अब प्रांतों के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये उसी प्रकार है जैसे वर्तमान में 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। उस वक्त समवर्ती सूची नहीं बनाई गई थी, केवल केंद्रीय और प्रांतीय ये दो ही विषय बनाए गए थे। अब यहाँ पर जो ये प्रांतीय विषय हैं उनको पुनः दो भागों के अंदर बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। एक तो कौन सा विषय था? आरक्षित, और दूसरा विषय है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर जो गवर्नर जनरल होता था उसे शक्तियां दी गई। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद थी जो गवर्नर जनरल को आरक्षित विषयों पर निर्णय लेने के समय परामर्श देती थी। ये क्या देती थी? केवल परामर्श देती थी। परामर्श देने के बाद में ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जब ये उत्तरदायी नहीं थी तो गवर्नर जनरल इसके परामर्श को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं था, क्योंकि उत्तरदायी कौन था? गवर्नर जनरल था, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। तो इस प्रकार आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था और वो इसके लिए सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। दूसरा विषय है हस्तांतरित विषय। इसमें भी गवर्नर जनरल निर्णय लेता था, लेकिन इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। और यह मंत्री परिषद किसका भाग थी? विधान परिषद का भाग थी। जो केंद्र के अंदर जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था उसका जो है उसमें से विधान परिषद का जो है गठन होता और उससे जो है वो परामर्श लेता था। ये जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी थी, और वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार मंत्री परिषद के परामर्श को मानना